नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी दस्तावेज पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत दायर की जाने वाली एक आपराधिक शिकायत का मसौदा, मतलब एक ड्राफ्ट क्रिमिनल कंप्लेंट। ये असल में चेक बाउंस के मामलों से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, एक ढांचा है। इसमें कोई असली अदालती फैसला या किसी जज की टिप्पणी वगैरह शामिल नहीं है। तो आज हमारा इरादा है कि हम इस ड्राफ्ट के स्ट्रक्चर को, इसकी जो कानूनी बारीकियां हैं, लीगल नुआंसेस, उनको समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये ड्राफ्ट काफ़ी अच्छे से दिखाता है कि कैसे एक जो हमें लगता है कि छोटा सा मामला है चेक बाउंस का, वो एक पूरी लीगल प्रोसीडिंग में बदल सकता है। हम देखेंगे कि भाई शिकायत दर्ज करते वक्त किन किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत क्या क्या ज़रूरी है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी सिस्टमैटिक है, एक स्ट्रक्चर है इसका। हाँ, ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक ढांचे से। ये शिकायत कहाँ फाइल होती है और इसमें पार्टीज कौन-कौन होती हैं? मसौदे में तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम है। हाँ, सही। जगह यानी ज्यूरिसडिक्शन वो बहुत मायने रखता है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले पार्टीज। तो इसमें दो मुख्य पार्टीज होती हैं। एक है शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट, वो जिसे चेक मिला था और वो बाउंस हो गया। जी। और दूसरा है अभियुक्त यानी एक्यूज्ड, जिसने वो चेक इशू किया था। तो ड्राफ्ट का जो फॉर्मेट होता है ना, कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड, वो इसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। अच्छा, और आपने ज्यूरिसडिक्शन की बात की, वो कैसे तय होता है? हाँ, ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि किस कोर्ट को केस सुनने का अधिकार है, ये बहुत क्रिटिकल है। इसके बारे में ड्राफ्ट के पैरा 8 में बताया गया है। देखिए, ज्यूरिसडिक्शन कई चीजों पर निर्भर कर सकता है, जैसे चेक कहाँ प्रेजेंट किया गया, मतलब शिकायतकर्ता के बैंक की ब्रांच कहाँ है, या फिर जहां से चेक इशू हुआ था यानी अभियुक्त के बैंक की ब्रांच कहाँ है, या फिर अभियुक्त कहाँ रहता है या बिजनेस करता है। इनमें से किसी भी जगह के आधार पर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बन सकता है। पैरा 8 इसी बात पर जोर देता है कि इन तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट का क्षेत्राधिकार बनता है। अगर ये गलत चुना गया ना, तो समझिए केस शुरुआत में अटक सकता है। काफी अहम है ये। समझ गए। तो मतलब ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं शिकायत के कंटेंट पर। शुरू के पैराग्राफ जैसे पैरा 1 और 2, ये क्या बताते हैं? इसमें मकान मालिक किराएदार के रिश्ते और लीज डीड का जिक्र है। हाँ, ये शुरुआती पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कहानी नहीं बताते, ये केस की नींव रखते हैं। ये एस्टैब्लिश करते हैं कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच एक लीगल रिलेशनशिप था। और सबसे जरूरी बात, ये दिखाते हैं कि चेक किसी वैलिड ट्रांजैक्शन या लीगली एनफोर्सेबल डेट या लायबिलिटी के बदले दिया गया था, जैसे इस केस में किराए के भुगतान के लिए। धारा 138 का केस तभी बनता है जब चेक किसी कानूनी देनदारी को चुकाने के लिए दिया गया हो। अगर कोई देनदारी ही नहीं है, मान लीजिए गिफ्ट में चेक दिया, तो वो बाउंस होने पर धारा 138 लागू नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब ये साबित करना जरूरी है कि चेक क्यों दिया गया था। ठीक है। फिर आता है पैरा 3। इसमें तो चेक की सारी डिटेल्स हैं, नंबर, तारीख, अमाउंट, बैंक का नाम और पर्पस भी, जैसे यहाँ टुवर्ड्स रेंट लिखा है। जी हाँ, ये डिटेल्स बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चेक नंबर, डेट, अमाउंट, सब कुछ। और फिर आता है पैरा 4, जो मामले का टर्निंग पॉइंट है। ये बताता है कि जब चेक बैंक में लगाया गया तो वो डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया। इसमें बैंक के रिटर्निंग मेमो का जिक्र होता है और उस पर लिखी टिप्पणी, जैसे यहाँ रेफर टू ड्रॉअर का जिक्र है। हाँ, रेफर टू ड्रॉअर, इसका क्या मतलब होता है? क्या ये हमेशा इनसफिशिएंट फंड्स ही होता है? देखिए, टेक्निकली रेफर टू ड्रॉअर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिग्नेचर मैच नहीं होना या पेमेंट रोक दी गई हो। लेकिन कानूनी तौर पर, खासकर सेक्शन 138 के मामलों में, इससे अक्सर अपर्याप्त राशि यानी इनसफिशिएंट फंड्स या फिर अरेंजमेंट्स एक्सीडेड के बराबर ही माना जाता है, जब तक अभियुक्त कोई और ठोस वजह साबित न कर दे। और वो जो ओरिजिनल रिटर्निंग मेमो होता है ना बैंक से मिला हुआ, वो इस डिसऑनर का सबसे अहम सबूत होता है। उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं। पैरा 5 और 7 के बारे में आपने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैरा 5 में क्या है? पैरा 5 में लीगल डिमांड नोटिस का जिक्र है। ये एक और अनिवार्य शर्त है।
चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के बाद शिकायतकर्ता को एक तय समय के अंदर, जो कि 30 दिन है, अभियुक्त को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में वो चेक की रकम चुकाने की मांग करता है। ये नोटिस अभियुक्त को एक आखिरी मौका देता है कि वो 15 दिन के अंदर पेमेंट करके मामला यहीं खत्म कर दें। पैरा 5 ये बताता है कि नोटिस भेजा गया, अभियुक्त को मिला या भेजने का प्रयास किया गया और उसने नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की। तो ये नोटिस पीरियड और पेमेंट पीरियड दोनों ही जरूरी हैं। ये सब कानूनी जरूरतें हैं, इनके बिना आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। और फिर आता है पैरा 7। ये पैरा एक तरह से कन्फर्मेशन है। ये कहता है कि शिकायतकर्ता ने धारा 138 की सभी मैंडेटरी स्टैट्यूटरी कंडीशंस और टाइमलाइंस का पालन किया है। ये टाइमलाइंस कौन-कौन सी हैं? एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, इसमें 4 मुख्य टाइमलाइंस हैं जिनका जिक्र पैरा 7 करता है। पहला, चेक उसकी वैलिडिटी पीरियड के अंदर बैंक में प्रेजेंट किया गया हो। आमतौर पर यह चेक की तारीख से 3 महीने होता है। दूसरा, बैंक से चेक बाउंस होने की सूचना मिलने के 30 दिनों के अंदर लीगल डिमांड नोटिस अभियुक्त को भेजा गया हो। तीसरा, अभियुक्त को नोटिस मिलने के बाद उसने 15 दिनों के अंदर पेमेंट ना की हो। और चौथा, ये 15 दिन खत्म होने के बाद, यानी जब पेमेंट नहीं मिली, तब कॉज ऑफ एक्शन बनता है और इस कॉज ऑफ एक्शन के बनने के 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में शिकायत दर्ज करनी होती है। बाप रे, ये तो काफी सारी डेडलाइंस हैं। मतलब जरा सी चूक हुई और केस खराब हो सकता है। बिल्कुल, ये टाइमलाइंस बहुत सख्त हैं। कानून चाहता है कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई हो। इसीलिए नोटिस भेजने के प्रूफ, जैसे पोस्टल रसीदें, कुरियर की रसीदें या ईमेल का रिकॉर्ड, ये सब संभाल कर रखना पड़ता है। पैरा 7 इन सब कंडीशंस के पूरे होने की पुष्टि करता है। ये तो वाकई काफी टेक्निकल है। अब शिकायत के आखिर में क्या होता है? प्रार्थना और गवाहों की सूची का भी जिक्र है। हाँ, आखिर में आती है प्रेयर यानी प्रार्थना। इसमें शिकायतकर्ता कोर्ट से अनुरोध करता है कि अभियुक्त को समन भेजा जाए, मतलब कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाए और फिर उस पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए। और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाए, पनिश किया जाए। धारा 138 में सजा का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना या जेल या दोनों हो सकते हैं। और गवाहों की सूची, उसमें कौन लोग होते हैं? गवाहों की लिस्ट यानी लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी देनी होती है। इसमें आमतौर पर शिकायतकर्ता खुद एक मुख्य गवाह होता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के बैंक का अधिकारी, अभियुक्त के बैंक का अधिकारी जो चेक डिसऑनर और खाते की स्थिति बता सकें, जरूरत पड़ने पर पोस्टमैन या कुरियर वाला जिसने नोटिस डिलीवर किया, या लीज डीड जैसे किसी दस्तावेज का गवाह भी शामिल हो सकता है। ये केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा का, इस ड्राफ्ट को समझने का क्या सार निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि चेक बाउंस का मामला दिखने में जितना सीधा लगता है, कानूनी तौर पर उतना ही पेचीदा और तकनीकी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हर कदम, हर दस्तावेज, हर तारीख, हर शब्द बहुत मायने रखता है। जरा सी लापरवाही या जानकारी की कमी पूरे केस को कमजोर कर सकती है। ये सिर्फ पैसे के लेन देन का मामला नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से एक लीगल प्रोसेस है जिसमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का सख्ती से पालन करना होता है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, यही मैं कहने वाला था। ये एक अहम सवाल उठाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को चेक काट कर देता है, तो क्या वो एक पल के लिए भी सोचता है कि अगर ये बाउंस हो गया तो उसे इस पूरी कानूनी प्रक्रिया, इन सब शर्तों और संभावित नतीजों से गुजरना पड़ सकता है? शायद नहीं सोचते होंगे ज्यादातर लोग। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा आपने बताया, एक भी स्टेप मिस हुआ या टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई तो शिकायतकर्ता का केस ही खतरे में पड़ सकता है। शायद ये जानकारी लोगों को चेक लेते या देते समय ज्यादा सावधान रहने में मदद करेगी कि यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, इसके पीछे एक कानूनी जिम्मेदारी जुड़ी है। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। ये ड्राफ्ट हमें उसी कानूनी प्रक्रिया की एक झलक दिखाता है।